इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं वेव्स। ठीक है, अब जनरली हमें एक्चुअली पूरे 11th 12th जेई और नीट के कोर्स में हमें बेसिकली 3 तरह का वेव्स पढ़ना होता है। हमें कितने वेव्स पढ़ने होते हैं? 3 तरह के। एक है स्ट्रिंग वेव, ठीक है। स्ट्रिंग वेव मतलब जो वेव हम रस्सी में जनरेट करेंगे। अगर मैं सपोज बोर्ड पर ये रस्सी बांध दूँ और यहाँ पर से हाथ रस्सी का रस्सी का एक एंड मैं कहाँ बांध दूँ? बोर्ड पे, ऐसा ऐसा, ठीक है। और एक एंड रस्सी का इधर फ्रीली छोड़ दूँ, इसको पकड़ूँ और ऐसे 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 खींचूँ, तो रस्सी पे आपको एक वेव दिखाई देगा, बराबर ना। तो ये उसको कहते हैं हम लोग स्ट्रिंग वेव। बेसिकली 11th 12th जेई और नीट के कोर्स में हमें 3 तरह के क्या पढ़ने होते हैं? वेव। एक है स्ट्रिंग वेव, दूसरा साउंड वेव, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सा वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक हिस्सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत सारे रेडिएशंस है, जिसका एक हिस्सा जो होता है, एक रेडिएशन जो हमें दिखता है, उसको हम क्या कहते हैं? लाइट वेव। क्या? जो विजिबल रीजन में आता है, जिसको हम देख सकते हैं, जैसे ट्यूबलाइट, CFL, ये सब क्या है? लाइट वेव, ठीक है। तो ये लाइट वेव जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में। किस में पढ़ेंगे? वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। लाइट का जो भी बातचीत करेंगे हम लोग ऑप्टिक्स चैप्टर में, ऑप्टिक्स में भी लाइट का जो ज़्यादा वेव वाला नेचर हम लोग कहाँ देखेंगे? वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है। तो हमें बेसिकली कितने तरह के वेव पढ़ने हैं? स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव, EM वेव। EM वेव का भी कौन सा हिस्सा हमें डिटेल में पढ़ना है? लाइट वेव। कौन सा वेव? लाइट वेव। ये वाला जो EM वेव है, ठीक है, इसको भी हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। इसका एक चैप्टर अलग से दिया है, बट हमें इतना डिटेल में पढ़ना नहीं होता, बहुत थोड़ा पढ़ना होता है। बेसिक EM वेव क्या होता है इसके बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। अभी फिलहाल हमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है? स्ट्रिंग वेव। सबसे ज़्यादा अभी हम लोग किसको पढ़ेंगे? स्ट्रिंग वेव। फिर स्ट्रिंग वेव जैसे ही खत्म होगा उसके बाद क्या पढ़ेंगे? साउंड वेव। और साउंड वेव जैसे ही खत्म होगा, इसके बहुत समय बाद जब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट जब होगा, उसका जब एंड हो जाएगा, तब हम किस पे आएंगे? EM वेव। फिर उसके बाद हम लोग ऑप्टिक्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहला हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए, सर ठीक है, हमने ये सब तो सुना है, हमने वेव के बारे में कुछ बातें सुनी हैं, जैसे लाइट वेव होता है, साउंड वेव होता है, फिर रस्सी में भी वेव होती है, वाटर वेव होती है, बहुत सारे वेव्स तो हमने सुना है हमने अपने प्रैक्टिकली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, ठीक है ना। अब बात ये है, सबसे दिमाग में हमारे पहले ये क्वेश्चन आता है, जैसे एक क्वेश्चन आना चाहिए, जैसे हमने सुना है कि जो लाइट होती है इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, हमने सुना रहेगा, बराबर है ना। हमने सुना है ये बात कि लाइट जो होती है सर, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, in a straight line from one point to other, from one point to another point। ये तो हमने सुना है सर। लाइट के बारे में हमने ये सुना है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, बराबर। और लाइट वेव है, बराबर है। पर हमने सर हम तो वेव ऐसा बोलते हैं सर, लाइट थोड़ी ना ऐसे जाती है, फिर लाइट को वेव क्यों कहते हैं? सबसे दिमाग में ये पहला क्वेश्चन अपने दिमाग में ये आना चाहिए कि लाइट सर स्ट्रेट लाइन में आती है, बराबर ना। हमने सुना है ना, लाइट हमेशा कौन से लाइन में आती है? स्ट्रेट लाइन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। बट और हम बोलते हैं लाइट वेव है, पर वेव तो सर ऐसा दिखता है। तो हमारा कुछ बेसिक नॉलेज पहले वेव के बारे में हमारा क्लियर होना चाहिए। सर फिर वेव किसको बोलते हैं, क्या है वेव, ठीक है ना, क्लियर है। तो वेव के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया अपने दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अभी थोड़ी देर में समझ जाएगा आपको कि क्यों ऐसा बोलते हैं, क्या है लाइट ट्रैवल स्ट्रेट लाइन क्यों बोलते हैं और लाइट को वेव क्यों बोलते हैं, ये सारी बातें आपको समझ आ जाएगी। जैसे आप ऐसा समझो, पहले तो आप मान लो कि वेव ऐसा ही है जैसा आप आज तक सोचते आए थे, ठीक है। ऐसा समझो कि एक रस्सी है, ठीक है, एक रस्सी है, इसको मैंने यहाँ बांध दिया, एक सपोर्ट पे बांध दिया, ऐसे देखो, ऐसे रस्सी को इस सपोर्ट पर बांध दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रस्सी का ये पॉइंट पकड़ रहा हूँ और इसको ऐसे ऊपर
इधर, फिर इधर इधर, ऐसे करते जा रहा हूँ। मतलब सोचो, रस्सी को इधर बांध दिया और मैं ऐसे 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 कर रहा हूँ, तो आपको क्या दिखेगा? अपने हिसाब से आपको क्या दिखेगा? रस्सी पे एक वेव जनरेट हो जाएगी, बराबर ना। इसको डॉटेड डॉटेड बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब रस्सी तो ऐसी रहेगी नहीं, तो इसको ऐसा एक्सिस मान लो, एक क्या मान लो? एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस ले लो, ठीक है, और यहाँ कहीं क्या ले लो? वाई एक्सिस ले लेंगे अपन, ठीक है। अब रस्सी में आपको क्या दिखेगा? अगर मैं रस्सी का ये पॉइंट पकड़ के हिलाता तो रस्सी ऐसे थोड़ी ना रहती, स्ट्रेट थोड़ी ना रहती, उस पर क्या दिखता? आपको वेव जनरेट होता हुआ दिखता। ऐसे कंटिन्यूअसली हिलाते रहो तो, बराबर ना, ऐसे आपको कुछ तो दिखाई देगा। दिख रहा है? ऐसे इतनी बड़ी रस्सी समझो, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। अब रस्सी का ये पॉइंट पकड़ रहा हूं मैं, ऐसे 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 हिलाते जा रहा हूं, ठीक है। रस्सी का ये पॉइंट पकड़ के मैं क्या कर रहा हूं? हिलाते जा रहा हूं, ठीक है। अब सर हम लोग को तो अब तक यही वेव लगता था, यही क्या लगता था? यही हमें क्या लगता था? वेव, ठीक है। अब हम समझते हैं सर असल में वेव होता क्या है, वेव किसको कहते हैं, ठीक है ना। आप ऐसा समझो कि जब मैं रस्सी का ये पॉइंट ऊपर नीचे ऐसी रस्सी थी मेरी, बराबर ना। रस्सी कैसी थी? ऐसी, बराबर है। इस रस्सी को मैंने पकड़ा और ऐसे 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 कर रहा हूँ, बराबर है। तो आपको कुछ ऐसा ऐसा शेप दिखाई देगा जब आप देखोगे। कोई भी इंस्टेंट पे फोटो ले लो, क्या ले लो? जब मैं रस्सी को ऐसे ऐसे हिला रहा हूँ और आप किसी भी इंस्टेंट पे फोटो ले लो तो आपको कुछ ऐसा शेप दिखाई देगा रस्सी का, बराबर ना। अब हम इसे वेव कहते हैं, बराबर है। क्यों कहते हैं, क्या रीज़न है, इसके बारे में अपने को थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अभी फिलहाल हम लोग वेव के बारे में बिल्कुल जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। वेव जो चैप्टर है, इस चैप्टर का बेसिक आइडिया होना ज़रूरी है। ये लेक्चर, अगर आपको ये लेक्चर वेव का समझ गया ना, तो आपका पूरा चैप्टर में इंटरेस्ट बना रहेगा। आपको ऐसा लगेगा अरे वाह, वेव मतलब ये होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको ये चैप्टर पढ़ने का खुद मन करने लगेगा, ठीक है। इसीलिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेव का बेसिक लेक्चर, ठीक है। अब रस्सी ऐसी है, ठीक है। रस्सी का ये पॉइंट पकड़ के हिला रहा हूँ और किसी भी इंस्टेंट पे मैंने फोटो ले लिया तो आपको कुछ ऐसा शेप रस्सी का दिखाई देगा। अब आप समझो, ऐसा समझो कि जब मैं रस्सी को, ये वाले पार्टिकल को देखो, रस्सी के बहुत सारे पार्टिकल है यहाँ, ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, ये सब रस्सी के ही तो पार्टिकल है। कौन है ये सब पार्टिकल? किसके हैं? रस्सी के। अब आप यहाँ ध्यान दो, ये जो पार्टिकल जिसको मैंने पकड़ के रखा है, अब इसको मैं नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर ऊपर नीचे जो भी, ठीक है, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। तो अब ये पार्टिकल अगर कर रहा है, वही चीज़ ये पार्टिकल भी करता है, वही चीज़ ये पार्टिकल भी करता है, वही चीज़ ये पार्टिकल, ऐसे ऐसे सारे पार्टिकल रस्सी के करने शुरू हो जाते हैं, बराबर ना। ये पार्टिकल जो काम करता है वही काम क्या अगले सारे पार्टिकल्स रस्सी के करने शुरू कर देते हैं, बराबर ना। अगर आप देखो कि ये पार्टिकल यहाँ से उठ के नहीं गया, ये पार्टिकल यहाँ से उठ के गया क्या? नहीं, ये पार्टिकल सिर्फ क्या कर रहा है? ऊपर नीचे, जिसको एसएचएम हम कहते हैं। क्या कहते हैं? एसएचएम, ठीक है। ये पार्टिकल कहाँ? ऊपर नीचे कर रहा है, बराबर। अब ये पार्टिकल जो कर रहा है, इसको सोर्स पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्स पार्टिकल, जिसके वजह से सारे पार्टिकल वही काम करने लग गए जो पहला पार्टिकल यानी कि सोर्स पार्टिकल कर रहा था। वही सोर्स था ना, उसने मस्ती स्टार्ट की ना रस्सी में, तो जो मस्ती सबसे पहले मस्ती स्टार्ट करेगा उसको बोलते हैं सोर्स पार्टिकल, ठीक है। अब ये सोर्स पार्टिकल जो है, ये अगर एसएचएम कर रहा है तो रस्सी के सारे पार्टिकल्स क्या करने शुरू कर दे रहे हैं? एसएचएम कर रहे हैं। अगर आप ध्यान दो तो आप जैसे मैं ऐसे ऐसे करूंगा ना, रस्सी को ऐसे 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 करते रहूंगा ना, तो आपको दिखेगा रस्सी पे इधर कुछ जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे जैसे मैं करते रहूंगा आपको ऐसा लगेगा रस्सी में कुछ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? आप देखोगे ऐसा, ऐसे आप अपना मुंडी ऐसे हिलाओगे, आप समझे? आप अपना मुंडी कैसे हिलाओगे? ऐसे ऐसे, कि जब भी मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, रस्सी में कुछ तो ऐसे जा रहा है, कुछ तो ऐसे जा रहा है, मतलब एक एनर्जी है जो ट्रैवल कर रही है। रस्सी में एक एनर्जी है जो ट्रैवल कर रही है। कौन से डायरेक्शन में? यहाँ से यहाँ, क्योंकि जैसे मैं ऐसे करूँगा आपको ऐसा दिखेगा कुछ तो गया, है कि नहीं? है कि नहीं? अब सोचो आप, इस पार्टिकल को मैं ऊपर नीचे किया, बराबर है। ये पार्टिकल क्या कर रहा है? एसएचएम, ऊपर नीचे, बट एनर्जी कैसे गई? ऐसे, देखो ऐसे। पर पार्टिकल ऐसे गया क्या? ये वाला पार्टिकल, ये एनर्जी सपोज v से गई, ये एनर्जी की स्पीड दी है जो मैं यहाँ से यहाँ जा रही है, ऐसे 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 जा रही है, देखो ट्रैवल कर रही है ना, एनर्जी ट्रैवल कर रही है ना। जब मैं रस्सी को ऐसे ऐसे हिलाऊंगा,
बराबर ना। तो आप ध्यान दो, जब मैं इस पार्टिकल को जो काम करा रहा हूँ वही काम सारे पार्टिकल कर रहे हैं, बट अलग अलग समय पे। पहले ये कर रहा है, कुछ देर बाद ये करेगा, कुछ देर बाद ये करेगा, कुछ देर बाद ये करेगा, बराबर ना, ऐसे ही होगा ना। बट जब मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो हमने ऐसा कुछ जाते हुए देखा, मतलब वो तो एनर्जी ही थी, एनर्जी ऐसे गई, बराबर ना। अब एनर्जी की स्पीड हमने क्या मान ली है, v। अब वेव क्या है सर, वेव, ये तो बात चलो समझ में आ गई। वेव क्या है, जभी भी सोचो, एनर्जी यहां से यहां जा रही है ऐसे, बट वो एनर्जी क्या सोर्स पार्टिकल लेकर जा रहा है, नहीं। वो एनर्जी क्या सोर्स पार्टिकल लेकर जा रहा है, नहीं। सोर्स पार्टिकल तो इधर ही है, सोर्स पार्टिकल कहाँ है, इधर ही तो है, बराबर ना। लेकिन क्या सोर्स पार्टिकल एनर्जी को यहाँ से यहाँ पहुँचाने का काम कर रहा है, हाँ। अगर मैं इसको ऊपर नीचे नहीं करूँगा तो एनर्जी भी ट्रेवल नहीं करेगी, बराबर ना। इसका मतलब असल में इसका मतलब क्या है कि अगर एनर्जी को एक एंड से दूसरे एंड पर ट्रैवल करना है तो ये जो सोर्स पार्टिकल है ये नाचना ज़रूरी है। इसके नाचने की वजह से सारे पार्टिकल नाचेंगे, ऊपर नीचे और ऊपर नीचे अगर सारे पार्टिकल नाचेंगे तो एक एनर्जी हमें जाती हुई दिखेगी। वही एनर्जी को हम कहते हैं क्या, वेव। क्या कहते हैं, वेव, बराबर ना। अब इस केस में जब हम ऐसा करते हैं तो आपको शेप ऐसा दिख जाता है, कभी कभी शायद ऐसा शेप ना दिखे, मैं आपको वो भी एग्जांपल दे दूंगा। फिलहाल ऐसा समझो, वेव इज व्हाट, वेव इज नथिंग बट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेव भी एक एनर्जी ही है, बराबर ना। और आपको एनर्जी की डायरेक्शन देखो कैसे दिख रही है, स्ट्रेट लाइन, बराबर ना। तो वेव एनर्जी हमेशा कैसे ट्रैवल करती है, इन अ स्ट्रेट लाइन। वेव एनर्जी कैसे ट्रैवल करती है, इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो लाइट भी अपना वेव हुआ, लाइट भी क्या हुआ, वेव। और लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन क्योंकि लाइट वेव है और वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बराबर है। तो सर बहुत सारी एनर्जीज ऐसी हो सकती है दुनिया में जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, क्या वो सारे वेव है, नहीं, सारे वेव नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कुछ अलग केस है। अगर आप देखोगे इस केस में जो एनर्जी यहाँ से गई, ये पार्टिकल ऐसे एनर्जी को पकड़ कर लेकर नहीं गया, ये पार्टिकल तो यहीं था, यहीं अपने इधर ही नाच रहा है, ये पार्टिकल भी अपने इधर ही नाच रहा है। कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं था जो इस एनर्जी को यहाँ से वहाँ लेकर गया, पर इनके नाचने के वजह से ही एनर्जी गई, ये बात सच है, पर पार्टिकल लेकर नहीं गया, है कि नहीं। जहाँ पर भी पार्टिकल नाच रहा है पर पार्टिकल एनर्जी को लेकर नहीं जा रहा, जहाँ पर भी पार्टिकल नाच रहा है बट पार्टिकल एनर्जी को लेकर नहीं जा रहा, वो सारी एनर्जी वेव ही है, वो सारी एनर्जी वेव ही है। वापस मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, क्या, जहां पर भी जो भी केस में पार्टिकल नाच रहा है, पार्टिकल के नाचने के वजह से एनर्जी चली जा रही है, वही एनर्जी हमारी वेव है, वही एनर्जी हमारी वेव है। जो ये एनर्जी गई, ये एनर्जी ही एक्चुअली वेव था, जो एनर्जी यहाँ से यहाँ गई वही हमारा वेव क्या था। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप सुने हो या फिर आपने कभी देखा हो तो रैट इन अ मैट का एग्जांपल दिया जाता है वेव में। क्या है वो एग्जांपल, आप सोचो, रैट इन, आपने घर पे चटाई होगी, बराबर है, मैट होगा। आप सोचो मैट के एक एंड में, मतलब नीचे, मैट के नीचे चूहा है, क्या है, चूहा है। अब चूहा एक एंड से दूसरे एंड तक चला गया, सपोज मैट के चटाई के एक कोने से दूसरे कोने में चूहा जा रहा है, तो आपको दिखेगा चटाई ऐसा कुछ तो हुआ, चटाई। अब इसको वेव नहीं बोलते, ऐसा मत बोल दो कि यही वेव है। हाँ, यहाँ दिख गया ऐसा, कुछ केस में ऐसा नहीं दिखेगा पर वो भी वेव होगा, मैं आपको केस भी बता दूंगा। फिलहाल ऐसा समझो, क्या चूहा एक एंड से दूसरे एंड गया, एक कोने से दूसरे कोने में स्ट्रेट लाइन में गया, ठीक है। अब जब चूहा यहाँ गया तो जो चटाई के पार्टिकल थे, मैट के जो पार्टिकल थे वो ऊपर हुए, नीचे हुए। सोचो जब मैट, ऐसा समझो ये मैट है, तो जब चूहा इसके नीचे गया होगा तो ये पार्टिकल ऊपर उठा होगा, फिर चूहा आगे गया, ये पार्टिकल नीचे आया, इसके आगे का पार्टिकल उठा होगा, मैट का आगे गया। जब मैट का पार्टिकल उठा होगा, चूहे के लिए जगह बनी होगी, फिर मैट का पार्टिकल नीचे गया होगा, बराबर है, फिर चूहा आगे गया होगा, ऐसे मैट का पार्टिकल ऊपर नीचे, पर मैट का कोई भी पार्टिकल
चूहे को लेकर नहीं गया एक एंड से दूसरे एंड में, बराबर ना। मैट का कोई भी पार्टिकल चूहे को एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं लेकर गया, बराबर है। तो वहाँ पर भी वो भी केस वेव का है। उसमें वेव कौन है? चटाई के पार्टिकल नहीं, वो जो चूहा गया वही एनर्जी निकल गई ना, वही एनर्जी निकल गई ना, बराबर ना। कैसे निकली? क्योंकि मैट के पार्टिकल ऊपर नीचे हुए। अगर मैट के पार्टिकल ऊपर नीचे नहीं होते, अगर मैट के पार्टिकल ऊपर नीचे नहीं होते तो चूहा अंदर से निकल नहीं पाता, बराबर ना। मैट के पार्टिकल का ऊपर नीचे जाने के वजह से ही एक एनर्जी निकल गई मैट के अंदर से, वही एनर्जी हमारी वेव थी। तो वहाँ पर वो चूहा वेव था। वो चूहा क्या था? वेव। तो क्या वेव का बेसिक आइडिया आपको क्लियर हो रहा है? अब सर आप बोलते हो कि वेव में ऐसा नहीं दिखता, इसमें तो दिख गया रस्सी में, चूहे में जब चटाई के अंदर से चूहा निकला तो चटाई में भी दिख गया ऐसा शेप, तो ऐसा शेप तो दिख ही जाता है। नहीं, साउंड में ऐसा नहीं होता। साउंड में आपने सुना रहेगा कि अगर मैं इस कमरे में हूँ और इस कमरे में और भी लोग हैं, वो अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न कौन है? क्योंकि इस कमरे में एयर के पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? एयर के पार्टिकल्स। अगर इस कमरे में एयर के पार्टिकल्स नहीं होते तो इस कमरे में जितने भी लोग हैं, क्या वो मेरी आवाज़ सुन पाते? नहीं, बराबर ना। तो एयर के पार्टिकल्स साउंड को हेल्प करते हैं एक एंड से दूसरे एंड में जाने के लिए। सपोज जैसे मैं अगर मान लूँ ऐसा 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 ऐसे एयर के पार्टिकल्स है, सपोज यहाँ पर मैंने कुछ बोला, ये सोर्स है, मतलब यहाँ ऐसा समझो मैंने हेलो बोला, क्या बोला? हेलो। या यहाँ पर ये मीडियम है, यहाँ पर एयर के पार्टिकल है, यहाँ लिसनर है, कोई तो लिसन कर रहा है, ठीक है। ये एयर के पार्टिकल्स है सब पूरे रूम में, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ बोला हेलो, तो मैंने तो इस पार्टिकल के साथ मस्ती की है कि नहीं? इन पार्टिकल के साथ मैंने क्या की? डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया। ये मीडियम था, इस मीडियम में मैंने क्या क्रिएट कर दिया? डिस्टर्बेंस। मैंने क्या बोला? हेलो। जैसे यहाँ मीडियम कौन था? रस्सी के पार्टिकल्स मीडियम थे, मैंने रस्सी के पार्टिकल को डिस्टर्ब किया। यहाँ एयर के पार्टिकल है, मैं इनको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बराबर ना। अब मैंने इनको डिस्टर्ब कर दिया, हेलो, बराबर है। क्या किया? डिस्टर्ब किया। अब ये क्या करेंगे? वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। ये यहाँ जाएगा तो इसको धक्का लगेगा इसका, तो ये पार्टिकल यहाँ लग के वापस यहाँ आएगा, ऐसा दिख रहा है। फिर यहाँ इसके इधर भी पार्टिकल हो गए, धक्का लगे, ये पार्टिकल ऐसे ऐसे करेगा, फिर इसके बाजू वाला पार्टिकल भी ऐसे ऐसे करेगा, इसके बाजू वाला पार्टिकल भी ऐसे ऐसे करेगा, दिख रहा है? ऐसे ऐसे कर रहा है, ये भी ऐसे ऐसे कर रहा है, ये भी। क्या पार्टिकल नाच रहा है? बराबर ना। ये पार्टिकल ऐसे ऐसे नाच रहा है, इसके बाजू वाला पार्टिकल भी ऐसे ऐसे नाच रहा है, इसके बाजू वाला पार्टिकल भी ऐसे ऐसे नाच रहा है। लेकिन इनके नाचने की वजह से कुछ तो ऐसे निकल गया, एक एनर्जी चली गई। कहाँ? सोर्स से लिसनर के पास। सोर्स से लिसनर के पास कुछ तो एनर्जी पहुंच गई। जो मैंने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया था वो कहाँ पहुंच गया? लिसनर के पास। अब आप देखो यहाँ पर भी एनर्जी स्ट्रेट लाइन में गई, यही एनर्जी थी ना, ऐसे 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 डिस्टर्बेंस कहाँ तक पहुंच गया? लिसनर तक। यहाँ पर आपको ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पार्टिकल ऐसे ऐसे नाच रहा है, बराबर ना। यहाँ पार्टिकल कैसे नाच रहा है? पर क्या ये पार्टिकल, ये जो भी पार्टिकल है, क्या एनर्जी को लेकर जा रहा है? नहीं, ये कोई भी पार्टिकल एनर्जी को नहीं, वो तो अपने इधर ही नाच रहे हैं, अपने इधर। पर उनके नाचने की वजह से कुछ तो डिस्टर्बेंस चला गया, किसके पास? लिसनर के पास, बराबर ना। इस तरह से साउंड वेव प्रोपोगेट करता है। क्या यहाँ आपको ऐसा शेप दिखाई दे रहा है? तो जरूरी नहीं है कि ऐसा शेप दिखाई दे दे तो उसी को वेव बोलते हैं। यहाँ पर भी वेव है। वेव का एक ही कॉन्सेप्ट है कि पार्टिकल नाच रहा है, पार्टिकल का नाचना जरूरी है, पार्टिकल एक एंड से दूसरे एंड पर ट्रैवल नहीं करना चाहिए, बट एनर्जी को पहुँचा देना चाहिए, वही एनर्जी को वेव कहेंगे हम। वापस पार्टिकल नाचना चाहिए, पार्टिकल एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं जाना चाहिए, बराबर ना। पार्टिकल को अपने वही पोजीशन पे नाचना चाहिए, एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं जाना चाहिए, बराबर है। बट एनर्जी को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचा देता है। अगर पार्टिकल के नाचने की वजह से एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्या बेसिक आइडिया आपको मिल गया वेव का? तो ये अपनी ओन वर्ड्स में जो भी आपको समझा है उस तरह से आप लिखो। अब आते हैं हम लोग कुछ और जनरल बात वेव के ऊपर करते हैं, ठीक है। अब ऐसा समझो, ये रस्सी मैंने पहले ही बोला है, स्टार्टिंग में हम लोग स्ट्रिंग वेव के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम साउंड वेव भी पढ़ेंगे। अच्छा, ये अपनी हुई रस्सी, मैंने ऐसे ऐसे रस्सी को हिलाई, कुछ ऐसा शेप मिल गया और फोटो ले लिया। क्या ले लिया? फोटो। और अभी ये फोटो को मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आप सोचो
असल में मैंने किया क्या, देखो सपोज मैं रस्सी को ऐसा इधर से नीचे इधर से ऊपर, सपोज ये वाई एक्सिस ले लेते हैं डॉटेड, यहाँ फिक्स एंड नहीं है, ये फिक्स एंड है, यहाँ पर हिंज करके रख दिया, ऐसा समझो पकड़ बांध के रख दिया रस्सी को, ठीक है। आप ऐसा समझो ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, ठीक है, ये अपना एक्स एक्सिस था, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट तो फ्री टू मूव है, ठीक है, इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, इसको लेकर गया नीचे, फिर लेकर गया ऊपर, बराबर है, फिर वापस यहाँ आ गया, तो क्या मैंने एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर दिया। सोच के देखो, सबसे पहले आप सोचो, अगर मैं रस्सी को ऐसे 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 कर रहा हूँ तो एनर्जी कैसे जाएगी, ऐसे दिख रहा है, यही एनर्जी जो ऐसे ट्रैवल कर रही है वही एनर्जी हमारी कौन है, वेव, बराबर है। तो ये तो पक्का है, वेव इज नथिंग बट इट इज अ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम। अभी हमने देखा साउंड में भी कैसा था, मीडियम में हमने डिस्टर्बेंस किया, रस्सी वाले वेव में भी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। इट इज अ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम, इट हैज अ एनर्जी, या वेव इज या इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बोल सकते हो, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, या इट कैरीज एनर्जी भी बोल सकते हो, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। इट इज अ डिस्टर्बेंस विच इज क्रिएटेड इन अ मीडियम, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसमें मीडियम पार्टिकल्स डू नॉट ट्रैवल फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ठीक है, बट एनर्जी travels from one end to another end, ठीक है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये वेव के बारे में कुछ स्टेटमेंट है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब इधर यहाँ पर जब मैं रस्सी को ऐसे हिला रहा हूँ, वेव ऐसे जा रही है, एनर्जी ऐसे ट्रैवल कर जा रही है, बराबर ना, ऐसे स्ट्रेट लाइन में। अब उस एनर्जी की स्पीड में v ले रहा हूँ, तो इस v को हम लोग वेव स्पीड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये वेव की स्पीड है, पार्टिकल की स्पीड नहीं, क्योंकि मैंने कौन सी डायरेक्शन ली है, ऐसे। एनर्जी का वेव एनर्जी कैसे ट्रैवल करती है, ऐसे, ठीक है। या वेव एनर्जी स्पीड भी बोल सकते हो, क्या, वेव एनर्जी स्पीड, ये वेव की स्पीड है, पार्टिकल की नहीं। पार्टिकल कैसे नाच रहा है, ऊपर नीचे, पार्टिकल की भी स्पीड होती है, बट वो ये नहीं होगी, कुछ और, ये मैंने माना है। यहाँ जरूरी थोड़ी ना यही स्पीड पार्टिकल की भी हो, है कि नहीं, वो दूसरी भी हो सकती है, बराबर है। पार्टिकल तो ऊपर नीचे जा रहा है, वेव की तो यही स्पीड है, ठीक है, v। अब सोचो मैं नीचे से जब आया, ऐसा नीचे लिया, फिर यहाँ आया, फिर ऊपर लिया, फिर यहाँ आया, तो क्या मैंने एक ऑसिलेशन कर लिया। अब एक ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगता है, क्या वो मेरा टाइम पीरियड है। लेट टी बी दी टाइम पीरियड, लेट टी बी दी टाइम पीरियड, बराबर ना। टाइम पीरियड जैसे ही लिखा आप समझ जाना, टाइम पीरियड मतलब ये वो टाइम है जो एक ऑसिलेशन करने में लग रहा है। अब सोचो जब मैंने ऐसा एक किया तो आपको ऐसा एक बनता, देखो ये ऐसे ऐसे किया तो ऐसा बन जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर आया हो ना तो ये शेप ले लेगा, फिर ऊपर से नीचे जाऊंगा तो ऐसा भी शेप ले लेगा, बराबर ना। आप ऐसा भी समझ सकते हो, सोचो पहले मैंने ऐसा किया तो ये पार्ट अभी बना नहीं है, सपोज ऐसा समझो, या फिर ऐसा समझो इधर है, रस्सी इतनी ही है, ऐसा समझो, ऐसा और इजी वे में समझो, ठीक है। सपोज मैंने ऐसा किया तो रस्सी में सिर्फ ऊपर का पार्ट बना होगा, जब नीचे भी ऐसा किया तो नीचे का पार्ट भी बन गया, ठीक है। तो जब मैंने ऐसा किया फिर ऐसा किया तो पहले ऊपर का पार्ट बना फिर नीचे बना, बराबर है। लेकिन जब मैं ऐसा कर दिया, बराबर है, ऐसा कर दिया, ठीक है, तो एनर्जी आगे ट्रैवल की, बट पार्ट एक ही बना होगा, साइकिल क्योंकि एक ही कंप्लीट हुआ, तो ऐसा शेप लेगा, देखो ऐसा, है कि नहीं। क्योंकि मैंने क्या किया देखो, सपोज ऐसा, तो पहले नीचे का पार्ट बना होगा, लेकिन जब ऊपर जा रहा हो तो नीचे का पार्ट आगे सरक गया होगा, बराबर ना, आगे सरक गया होगा। तो ऐसा, तो एक ही, मैंने कितना ऑसिलेशन किया, एक ऑसिलेशन। जब मैं एक ऑसिलेशन कर लूंगा ऐसे,
बराबर है। ऐसे ऐसे देखो, ऐसे इधर से गया, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। एक साइकिल कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वही मेरा क्या है, टाइम पीरियड। ठीक है, जैसे इस केस में जब मैंने ऐसा ऐसा किया, इसमें 2 साइकिल बने, मतलब 2 बार ऐसे ऐसे किया होगा, है कि नहीं, 2 बार किया होगा तो ही 2 साइकिल बने। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए एक साइकिल हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, सपोज, तो टाइम पीरियड क्या होगा, यहां से टाइम पीरियड क्या है, टी ना, लेट टी बी दी टाइम पीरियड। सोचो जब मैं एक साइकिल कंप्लीट कर लेता हूं तो क्या कुछ एनर्जी मेरी आगे सरक जाएगी, कुछ एनर्जी मेरी, क्योंकि जब मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं तो एनर्जी आगे आगे जाती जा रही है, क्योंकि अगर मैं रुक गया तो एनर्जी कुछ आगे जाकर खत्म हो जाएगी, ट्रैवल नहीं, फिर आप ऐसे ऐसे नहीं करोगे, देखोगे नहीं रस्सी अभी सीधी हो गई, लेकिन आप ऐसे ऐसे कंटिन्यूअसली कर रहे हो, ऐसे ऐसे कंटिन्यूअसली कर रहे हो तो एनर्जी आपको आगे सरकती हुई दिखाई देगी। फिलहाल के लिए मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने एक टाइम पीरियड कंप्लीट किया, मतलब मैंने एक साइकिल कंप्लीट किया, तो एक साइकिल ये हुआ, मतलब एनर्जी कितना आगे सरक गई, यहाँ से यहाँ तक सरक गई, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट हुआ। टाइम पीरियड क्या था, टी क्या है, एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगता है, तो एनर्जी कुछ आगे सरक गई। ठीक है, सपोज इतना आगे सरक गई, क्लियर है, एनर्जी इतना आगे सरक गई यहाँ से लेके यहाँ तक। कैसे बोला, क्योंकि एक साइकिल तो यही है भाई, है ना, एक साइकिल तो यही है। अब एक टाइम पीरियड जब हो जाता है, क्या, एक टाइम पीरियड जब हो जाता है, यानी कि एक साइकिल जब कंप्लीट हो जाता है तो एनर्जी कुछ आगे सरक जाती है। कितना आगे सरक जाती है, इतना, जितना आगे एनर्जी एक साइकिल कंप्लीट करने में या एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड जब कंप्लीट हो जाता है तो एनर्जी कुछ डिस्टेंस आगे चली जाती है। वेव में जब एक टाइम पीरियड, देखो एक टाइम पीरियड क्या हुआ, ऐसा ऐसा ऐसा, तो एक टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ। एक टाइम पीरियड जब कंप्लीट हो जाता है तो एनर्जी कुछ आगे सरक जाती है। जितना आगे एनर्जी सरक जाए उसी डिस्टेंस को कहते हैं वेवलेंथ। क्या कहते हैं, वेवलेंथ। तो व्हाट इज वेवलेंथ, व्हाट इज वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव एनर्जी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव एनर्जी इन वन टाइम पीरियड, इन वन टाइम पीरियड, इसी को क्या कहते हैं, वेवलेंथ, जिसको डिनोट हम किससे कहते हैं, लैम्डा से। किससे करते हैं, वापस बोल रहा हूँ, वेवलेंथ क्या है, एक टाइम पीरियड जब हो जाता है, एक टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन जब कंप्लीट हो जाता है सोर्स पार्टिकल का, तो क्या एनर्जी कुछ आगे सरक जाती है। जितनी आगे एनर्जी सरक जाए उसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। तो यहाँ से यहाँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ एक साइकिल कंप्लीट हो गया, मतलब एक टाइम पीरियड हो गया होगा, एक टाइम पीरियड में एनर्जी कितना आगे सरक जाएगी, इतना, फिर वापस करूँगा तो ये सरक के इधर आ जाएगा, दूसरा बनेगा, है कि नहीं। तो वेवलेंथ तो यही आएगा, क्योंकि एक टाइम पीरियड में, क्योंकि बार बार वही प्रोसेस रिपीट हो रहा है, तो डिस्टेंस तो वही है, बराबर ना, वेवलेंथ तो वही है कि नहीं, अगर टाइम पीरियड कांस्टेंट हो तो। ठीक है, अच्छा, लेट टी बी द टाइम पीरियड, बराबर ना, क्लियर है। अब यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आपको पता होगा कि जो स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट यहाँ पर स्पीड क्या है, v इज द स्पीड, डिस्टेंस क्या है, लैम्डा, और t क्या है, टाइम पीरियड। ये लैम्डा, ये अगर लैम्डा लिख दिया तो ये t नॉर्मल t नहीं होगा, टाइम पीरियड होगा, क्योंकि ये वेवलेंथ है, और वेवलेंथ कब होता है कंप्लीट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड तो t है कि नहीं। तो ये v इज इक्वल टू, हमें पता है लैम्डा बाई टी, 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो f लैम्डा। ये दोनों फॉर्मूला वेव वेलोसिटी का है, किसका है, वेव वेलोसिटी या वेव स्पीड बोल दूँ, ठीक है। ये दोनों फार्मूला किसका है, वेव स्पीड का, क्लियर है। तो यहाँ तक अपना वेव स्पीड। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पे। अगर मैं बोल दूँ टाइम पीरियड 10 सेकेंड है, तो आप क्या समझें, इट इज़ अ टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, मतलब 10 सेकेंड लग रहा है एक साइकिल कंप्लीट होने में। तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1/10, मतलब 0.1 सेकेंड। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, 0.1 हर्ट्ज, और पर सेकेंड भी बोल सकते हो, ठीक है, 1/t है ना, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई,
फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल या 1 ऑसिलेशन, इट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। क्लियर है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब। अब हम लोग कुछ और बात करते हैं, ठीक है, यहां तक नोट कर लो। आप याद रखना, ये v वेव की स्पीड है, पार्टिकल की स्पीड नहीं है, ये ध्यान में होना चाहिए। पार्टिकल की भी स्पीड हम निकालेंगे लेकिन अब बाद में, पहले हम लोग कुछ बेसिक नॉलेज ले रहे हैं वेव के बारे में। वेव के बारे में कुछ जनरल बातें हमें पता होना चाहिए। तो ये जनरल बातें हैं, वेव स्पीड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ मतलब बात समझ आई कि जब एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो वेव कितना आगे सरक जाता है या एनर्जी कितनी दूर चली जाती है, वही दूरी इज अपना वेवलेंथ, ठीक है। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी पे। अब सर जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूँ, देखो यहाँ पर सोर्स को, सपोज सोर्स को ऐसे 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 हिला रहा हूँ, ठीक है। सपोज मैंने 10 ऑसिलेशन कंप्लीट कर दिया, ऐसे 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 10 बार। देखो ये एक ऑसिलेशन, ऐसे दूसरा ऑसिलेशन, फिर इधर से इधर तीसरा ऑसिलेशन, फिर इधर से इधर 4, ऐसे ऐसे करके 10 ऑसिलेशन कर दिए। कितने, 10 ऑसिलेशन, और 1 सेकंड में ही। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, मैंने 1 सेकंड में कितने कर दिए, 10। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, F = 10। अब सोचो 10 ऑसिलेशन में 1 सेकंड में कर रहा हूं, बराबर है, ऐसे 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 ऐसे। अब मैंने अगर 10 ऑसिलेशन 1 सेकंड में की है तो मेरे बाद वाला पार्टिकल भी 10 ऑसिलेशन ही करेगा, क्योंकि उसको मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि मैंने किया। अब वो रस्सी के जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी के सभी 10 ऑसिलेशन ही करेंगे, वो भी, उनको भी मजबूर किया है। कितने सेकंड में करना पड़ेगा, 1 सेकंड में, बराबर ना। इसका मतलब जो वेव एनर्जी है उसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। क्या कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी। आप सोचो जब अगर मैंने 10 ऑसिलेशन 1 सेकंड में सोर्स वाला पार्टिकल कर रहा है तो बाकी सारे पार्टिकल भी फोर्सफुली 10 ऑसिलेशन 1 सेकंड में करना ही है। इसका मतलब जब भी देखो ये, अब ये मीडियम कुछ भी हो, अब कुछ भी आप कर लो। अगर ये रस्सी, सपोज ये रस्सी ऐसी है, सपोज इतना एरिया पानी में है, ठीक है, इतना एरिया वाटर है और इतना बाहर है अपना एयर पार्टिकल से या एटमॉस्फेयर समझ लो, ठीक है। अब ये रस्सी को पकड़ रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, क्लियर है। अब 10 ऑसिलेशन कर दिया 1 सेकंड में, तो ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये वाला सब, भले ये पानी आ गया बट ये पार्टिकल फोर्स्ड है, फोर्सफुली ये मजबूर है, क्योंकि ये सोर्स पार्टिकल ने 10 ऑसिलेशन कर दिया 1 सेकंड में, तो ये सारे पार्टिकल मजबूर है। मुझे भी ये भी 1 सेकंड में 10 ऑसिलेशन करना ही पड़ेगा, बट पहले इसको करने दे, फिर बाद में 1 सेकंड में मैं भी 10 ऑसिलेशन करूंगा, फिर बाद में 1 सेकंड में मैं भी 10 ऑसिलेशन करूंगा, बराबर है। तो सर कुछ फर्क नहीं पड़ा, यहाँ तो मीडियम चेंज हो गया, मीडियम पानी में भी आ गया रस्सी, तो भी वही रहा फ्रीक्वेंसी पे असर, बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स पार्टिकल। जो सोर्स पार्टिकल करता है वही रस्सी के सारे पार्टिकल को करना पड़ता है, बराबर। जैसा ये करेगा बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा। अगर इसने इतना टाइम लिया उसने भी इतना, इसकी फ्रीक्वेंसी हुआ है उसकी भी। तो सर फर्क किस पे पड़ा, फर्क पड़ा जो एनर्जी यहाँ से यहाँ गई, सपोज यहाँ से यहाँ जाने का टाइम अलग होगा और यहाँ से यहाँ जाने का टाइम अलग होगा। ऐसा समझो मैं हवा में भाग रहा हूँ और पानी में भाग रहा हूँ, डिफरेंस तो आएगा ना। तो एनर्जी यहाँ एटमॉस्फेयर में भाग रही है और वहाँ पानी में, किस पे फर्क पड़ गया, वेलोसिटी। किस पे फर्क पड़ गया, वेलोसिटी। अब हमें पता है v = f लैम्डा, बराबर है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी इवन इफ मीडियम इज चेंज्ड, बराबर है। वेलोसिटी, ये जो स्पीड है, बराबर है, ये जो स्पीड है ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा। स्पीड चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, मतलब लैम्डा भी, वेवलेंथ भी चेंज हो जाता है। यहाँ से यहाँ अलग डिस्टेंस ट्रैवल, बराबर ना। यहाँ से यहाँ जब ट्रैवल करेगा, यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगा और यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में फ़र्क, क्योंकि यहाँ से यहाँ शायद ज़्यादा तेज भाग रहा है एनर्जी, सपोज यहाँ से यहाँ, बराबर है, और यहाँ से यहाँ। तो अगर आप यहाँ से यहाँ देखोगे, यहाँ से यहाँ एनर्जी के जाने का टाइम अलग है और यहाँ से यहाँ एनर्जी के जाने का टाइम अलग है, बराबर ना, अलग है। तो अगर क्योंकि हवा में स्पीड ज़्यादा है
वाटर आ गया तो स्पीड कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा तो भाई डिस्टेंस भी ज़्यादा दूर नहीं चल पाएगा, जितना दूर एटमॉस्फेयर में चल रहा था उतना दूर थोड़ी ना वाटर में चलेगा। क्लियर है? तो डिस्टेंस पे भी फर्क आ गया, बराबर है, तो वेवलेंथ पे भी फर्क आ जाएगा। ठीक है, स्पीड चेंजेस और यहाँ पर वेवलेंथ ऑल्सो चेंजेस। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आपको बोल देगा कि वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे ट्रैवल कर रही है, बताओ कौन सा फैक्टर कांस्टेंट रहेगा? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। क्या कांस्टेंट रहेगी? फ्रीक्वेंसी। मतलब यहाँ पर अगर मैं बोल दूँ ये अगर मीडियम है और वेव यहाँ मीडियम, ये ले लो मीडियम 2 ले लो और ये मीडियम 1, ठीक है। अगर मैं बोलूँ वेव ऐसे 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 ट्रैवल कर रही है, यहाँ से यहाँ मीडियम 1 से 2 जा रही है, बराबर है। ये हवा ले लो, ये वाटर ले लो, जो भी है, वेव यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है। अब यहाँ आपको कुछ तो दे देगा, कुछ तो दे देगा। सपोज आपको दे दिया इधर वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, बराबर है। इधर वेलोसिटी है वेव की 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो इधर वेव का वेवलेंथ बताओ। इधर वेवलेंथ 2 मीटर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? v इजिक्वल टू एफ लैम्डा होता है वेव में, ये वेव की स्पीड दे के रखी है और वेव का वेवलेंथ दे के रखा है। अब मीडियम 1 और मीडियम 2 में वेवलेंथ का तो फर्क होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ दोनों में स्पीड बदल गई है, तो एक में कम दूर चलेगा, एक में ज़्यादा दूर चलेगा, ऐसा होगा ना। बट फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस मीडियम में जो सोर्स पार्टिकल कर रहा है वही चीज़ इस मीडियम में भी सोर्स पार्टिकल बाकी पार्टिकल को करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? v1 इज इक्वल टू एफ लैम्डा 1, v2 इज इक्वल टू एफ लैम्डा 2। तो v1 बाई v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। ये v1 ले लो, ये लैम्डा 1, ये v2, ये लैम्डा 2, तो आपका क्या आएगा? v1 बाई v2। तो v1 बाई v2 क्या है? 4 बाय 2। लैम्डा 1 क्या है? लैम्डा 1 सॉरी हाँ v4 2 ही है ना, और लैम्डा 1 भी क्या है? 2 है। लैम्डा 2 पता नहीं है, तो ये 2 1 जा 2 2 जा, यहाँ पर भी 2 2 कैंसिल, बराबर है। तो लैम्डा 2 इधर जाएगा, तो लैम्डा 2 क्या आ गया? 1, 1 मीटर। क्यों 1 मीटर? क्योंकि यहाँ पर स्पीड कम हो गई, तो वेव ज़्यादा दूर थोड़ी ना चल पाएगा, वेवलेंथ कम हो जाएगा, है कि नहीं। इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे तो ये बेसिक आइडिया अपने को पता होना चाहिए। छोटे मोटे एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, जेई नीट नहीं पूछेगा, बट ऑब्वियस है क्योंकि आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये अपना बेसिक आइडिया होना चाहिए, ये लिख लो। अब आते हैं कुछ वेव्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में? वेव्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। वेव्स के क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से हमने किया है। जैसे आप समझो, वेव्स का एक क्लासिफिकेशन हम लोग ने मीडियम के बेस पे किया है। किसके बेस पे? मीडियम के बेस पे। और वेव का एक क्लासिफिकेशन हमें वेव प्रोपोगेशन के बेस पे किया है, ठीक है। वेव प्रोपोगेशन के मीडियम के बेस पे जो हमने क्लासिफिकेशन किया है वेव का, हमने बोला मीडियम के बेस पे वेव 2 तरह का होता है। एक होता है मैकेनिकल वेव, एक होता है मैकेनिकल वेव, और एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव। एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है। वेव प्रोपोगेशन के प्रोपोगेशन मतलब वही समझ लो, वेव का आगे चलना, एनर्जी का आगे चलना। प्रोपोगेशन के बेस पर हमने 2 क्लासिफिकेशन इसके भी बेस पर किया है। एक बोला है ट्रांसवर्स वेव, सुना होगा नाम 10th तक, ठीक है। एक होता है ट्रांसवर्स वेव और एक होता है लॉन्जिट्यूडनल वेव। क्या होता है? लॉन्जिट्यूडनल वेव। अच्छा, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। सर मैकेनिकल वेव क्या होता है और नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है? ऐसा समझो, मैकेनिकल वेव वो वेव है, इसमें वेव रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपोगेट। वेव रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपोगेट। इसमें वेव डू नॉट रिक्वायर
मीडियम, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे अभी अभी हमने देखा स्ट्रिंग वेव, जो रस्सी में वेव थी, क्या वो रस्सी मीडियम था? बराबर है ना, मीडियम की वजह से वेव एनर्जी आगे गई, स्ट्रिंग वेव, ठीक है। एक है साउंड वेव, भी हमने देखा, एयर के पार्टिकल्स थे, घर में एयर के पार्टिकल्स थे, इसीलिए घर में जितने भी लोग हैं मेरी आवाज़ सुन पाएंगे, बराबर है, क्लियर है। तो साउंड वेव, इन दोनों वेव में मीडियम की ज़रूरत, इन दोनों वेव को मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। देखेंगे वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? ईएम वेव और लाइट। क्या है? ईएम वेव का ही एक हिस्सा क्या होता है? लाइट होता है, ठीक है। ईएम वेव मतलब बहुत सारे होते हैं, एक्स रे, यूवी रे, गामा रे, सब कुछ ईएम वेव होते हैं, जिसका एक हिस्सा लाइट भी है, लाइट को भी ईएम वेव बोलते हैं, रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, ठीक है। अब ये लाइट को मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब सीधी सी बात है, मैं इस कमरे में अगर मैं एयर पार्टिकल्स बाहर निकाल दूँ और लाइट चालू करूँ तो भी मुझे इस कमरे में जितने भी लोग हैं वो दिखाई देंगे, क्योंकि लाइट को मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि उनको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, ठीक है। अब ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडिनल वेव क्या है सर? ये प्रोपोगेशन के वेव बेसिस पर अपने को ये क्लासिफिकेशन किया है। ट्रांसवर्स वेव में एक्चुअली क्या होता है, जैसे रस्सी का वेव, रस्सी वाला वेव क्या होता है? पार्टिकल ऊपर नीचे करते रहता है, बराबर है। और वेव कहाँ जाता है? इधर। दोनों में एंगल कितना है? 90 डिग्री। अगर रस्सी में आप देखोगे, रस्सी में जो मैंने वेव जनरेट की थी, इसमें ये जो पार्टिकल है ये ऊपर नीचे जाता है, ठीक है। और वेव का प्रोपोगेशन कैसे होता है? वेव ऐसे बढ़ते जाता है, वेव का इधर प्रोपोगेशन और रस्सी का पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे, बराबर ना। तो दोनों में एंगल कितना? 90 डिग्री। अगर वेव के प्रोपोगेशन में, बराबर है, अगर वेव के प्रोपोगेशन में और पार्टिकल के वाइब्रेशन में एंगल 90 डिग्री बन जाए तो उस वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो इसमें एग्जांपल क्या आएगा? स्ट्रिंग वेव। क्या एग्जांपल आएगा? स्ट्रिंग वेव। रीजन क्या लिखोगे आप? रीजन ये लिखोगे कि इफ एंगल बिटवीन प्रोपोगेशन ऑफ वेव एंड वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज 90 डिग्री। रस्सी में ऐसा होता है ना, पार्टिकल ऐसे नाच रहा था और वेव ऐसे जा रही थी, बराबर ना, तो एंगल तो 90 डिग्री हो गया। हाँ, अच्छा, इसका एक और एग्जांपल है, ये लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, बराबर है, लेकिन फिर भी हम लाइट को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। लाइट को क्या बोलते हैं? अच्छा, अभी आपको फिलहाल ये ना समझे, लाइट को ट्रांसवर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा समझो, लाइट जो चलती है ना आगे, इसका सबसे बड़ा रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी फिलहाल सिर्फ सुन लो, अभी जब हम लाइट ईएम वेव्स पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। फिलहाल ऐसा समझो, लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दो लोगों के हेल्प से लाइट पैदा होती है, ठीक है, लाइट चलती है आगे। ऐसा समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सपोज ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सपोज अंदर है, क्रॉस मतलब अंदर ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और वेव कहाँ जाती है मालूम है? लेफ्ट में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, और लाइट कहाँ जाएगी? ईएम वेव कहाँ जाती है? इधर। ये वेव की डायरेक्शन है, लाइट वेव की। किसकी डायरेक्शन है? लाइट वेव की, या ईएम वेव की भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो डायरेक्शन कैसे बताया? ई क्रॉस बी। ई ऊपर। अभी आप फिलहाल ये नहीं भी समझे चलेगा, अभी फिलहाल आपको ये समझना है लाइट कौन से नेचर का है? ट्रांसवर्स नेचर का। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, और वेव का प्रोपोगेशन देखो इधर। मतलब इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एंगल लाइट वेव से कितना बना रहा है? 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है ना, और वेव इधर है, फिर भी एंगल कितना बना रहा है? 90 डिग्री। तो ये ट्रांसवर्स नेचर फॉलो करता है, क्योंकि वेव का प्रोपोगेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में वेव का प्रोपोगेशन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी 90 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड से भी 90 डिग्री, इसलिए हमने इसको ट्रांसवर्स नेचर के कैटेगरी में डाल दिया है। लॉन्जिट्यूडिनल वेव क्या है सर? साउंड में हमने देखा था, साउंड में क्या होता था? साउंड में हमने देखा एयर पार्टिकल्स ऐसे थे, बराबर है, ये ऐसे नाचते थे, ऐसे नाचते थे, और वेव ऐसे निकल जाता था। ये पार्टिकल, इस पार्टिकल को अगर मैं डिस्टर्ब करूँ तो ये नाचना शुरू कर देता है, बराबर है। इसके बाद कौन नाचना शुरू कर देता है? इसके बाजू वाला, उसके बाजू वाला, और इस तरह से
एक एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, एक डिस्टर्बेंस यहाँ से वहाँ चले जाता है, बराबर ना। तो अगर आप देखोगे ये वेव का प्रोपोगेशन है जो ऊपर का एरो बनाया है, और ये कौन है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, बराबर है। अगर वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल और वेव के प्रोपोगेशन में एंगल 0 है, यानी कि दोनों पैरेलल है, कौन, वेव का प्रोपोगेशन और वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, तो हम ये कहते हैं इस तरह के नेचर को हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल वेव। उस तरह के वेव नेचर को हम क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल वेव। इसके एग्जांपल के तौर पर क्या आएगा, साउंड वेव, क्लियर है, इसका एग्जांपल आएगा साउंड वेव, क्लियर है ये बात। तो फिलहाल हमें ये सारी चीज़ें क्लासिफिकेशन में पता होना चाहिए। अभी हम बोल सकते हैं जैसे लाइट हमारा क्या है, लाइट हमारा क्या है, कौन से नेचर का है, लाइट हमारा मैकेनिकल वेव है, क्या है ये, मैकेनिकल वेव है लाइट, मैकेनिकल है क्या, नहीं, नॉन मैकेनिकल वेव है, क्योंकि इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नॉन मैकेनिकल वेव है। और कौन से नेचर का है, ट्रांसवर्स। साउंड कौन सा वेव है, साउंड कौन सा वेव है, साउंड हमारा मैकेनिकल वेव है, क्योंकि मीडियम की ज़रूरत है, इसको मीडियम की ज़रूरत है, मैकेनिकल भी है और ये लॉन्जिट्यूडिनल नेचर का है, क्योंकि इसका पार्टिकल का वाइब्रेशन और वेव का प्रोपोगेशन दोनों में एंगल कितना है, 0 डिग्री, पैरेलल होता है ना। और स्ट्रिंग वेव क्या है, स्ट्रिंग वेव अपना कौन सा है, मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल भी है और क्या है, मैकेनिकल भी है और ट्रांसवर्स भी है, क्या है, ट्रांसवर्स भी है। स्ट्रिंग वेव अपना मैकेनिकल वेव है क्योंकि इसको मीडियम की जरूरत पड़ती है, ट्रांसवर्स इसलिए क्योंकि पार्टिकल का वाइब्रेशन और वेव का प्रोपोगेशन दोनों में एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं आपको, ठीक है। बेसिक आइडिया आपको वेव के बारे में शायद आ चुका होगा कि वेव एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक नोट करके लिख लो।